बिहान का गुस्सा नक्श के प्रति उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। बिहान ने बोला नक्श की तरफ, रुकना, अभी वो भागता कहाँ है। अनिका ने अभी बिहान को रोकने की शायद कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानती थी शायद इस तमाशे को एंजॉय करना चाहती थी। नक्श ने पहले तो अनिका के सामने बिहान का भांडा फोड़ा और फिर उसी तरह पूरी तरह से एम्बैरेस किया। उसके बाद नक्श ने अपनी ही बीवी को शराबी दे डाली थी, जो पिछले 2.5 सालों में कभी नहीं दी थी। लेकिन अनिका की खरी खोटी सुनने के बाद अब नक्श कोई बात नहीं करना चाहता था। नक्श का ये एटीट्यूड बिहान से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी चाल बढ़ाते हुए नक्श का हाथ पकड़ा और कहा, अबे भाग कहाँ रहा है, बहरा है क्या, सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुझे कितनी देर से आवाज़ लगा रहा हूँ। नक्श ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अबे तू कौन है, तेरी औकात क्या है? तूने मेरे सामने मेरी गिफ्ट का मजाक उड़ाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर तू मार्केट में खुद को बेच भी देगा तब भी तू ये नकली हार नहीं ला पाएगा। बड़ा आया बात करता है। तुझे ना अपनी मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। 0, डब्बा है डब्बा, बिल्कुल गोल। जब कोई आपकी खामोशी का फ़ायदा उठाने लगे तब बोलना ज़रूरी हो जाता है। नक्श ने बोला, पहली बात, जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है ना, वो मेरी बीवी है, तो ये बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। दूसरी बात, तुम्हारा दिया हुआ हीरे का हार नकली है और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इसे ला के दे सकता हूँ, तो अपना ढोंगी दिखावा बंद करो। और तीसरी और आखिरी बात, जिसके खुद की जेब में नोट नहीं होते वो चिल्लर बजा के ढोंगी दिखावा नहीं करते हैं। और एक बोनस बात, अगर दोबारा मेरे इस पेन को टच करने की कोशिश की ना तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। नक्श ने बिहान को अपने स्वैग के दर्शन करवा दिए थे। इसी के साथ नक्श ने बिहान को एक बाजू ढकेला और ऑफिस से बाहर निकल गया। नक्श के बाहर जाने के बाद बिहान ने कुछ देर खड़ा खड़ा इधर उधर देखा, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद बाहर रुकने का कोई सेंस नहीं था। तमाशा खत्म होने के बाद अनिका भी ऑफिस के अंदर चली गई। क्या देख रहे हो तुम लोग, गेट बैक टू वर्क, ऐसा बोलते हुए एनजी कॉर्पोरेशन का ऑफिस था, जिसकी चेयरपर्सन अनिका थी। अपने कैबिन में जाने के बाद अनिका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। पिछले कुछ महीनों से अनिका की कंपनी के हालात ठीक नहीं थे। वो मुश्किल से उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। क्या करे उसे ये समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे बिहान मिला और जब उसकी दोस्ती बिहान से हुई, जब आकर उसे पता चला कि बिहान एक बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखता है। बस यहाँ से अनिका ने बिहान को अपने जाल में फंसाना शुरू किया और आज बिहान न सिर्फ उसकी कंपनी का बिजनेस पार्टनर है, बल्कि मेजर इन्वेस्टर भी है। और बिहान की वजह से अनिका की कंपनी अभी चल रही है। इस कंपनी के सारे लॉसेस बिहान बेयर करता है और अनिका को इसकी बहुत ज़रूरत भी है। अनिका का बिहान से दोस्ती करना कोई आसान काम नहीं था। कितने पापड़ बेलने के बाद तो वो उसके करीब आ रही थी। सब ठीक चल रहा था, सब कुछ अनिका के प्लान के मुताबिक हो रहा था। लेकिन नक्श ने आकर आज सब कुछ बिगाड़ दिया। जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है ना, वो मेरी बीवी है। क्या ज़रूरत थी उसे बिहान को कुछ ऐसा कहने की। हार भले ही नकली हो, लेकिन ये सब कहकर उसका ईगो हर्ट करने की क्या ज़रूरत थी। अब पता नहीं वो इसकी कंपनी में उसका अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा या नहीं। अगर वो आज नक्श को अपने साथ लेकर नहीं आती तो अभी बिहान उसके साथ बैठा होता। एनजी कॉर्पोरेशन के ऑफिस से बाहर निकलने के बाद नक्श काफ़ी खुला खुला महसूस कर रहा था और नक्श इस शुरुआत को बरकरार रखना चाहता था। तभी अचानक से नक्श का फ़ोन बजा और जब उसे स्क्रीन पर अपने दादाजी का नाम देखा तो उसके चेहरे पर चालाकी वाली हंसी आ गई। मिस्टर यशवर्धन भानुशाली, वॉट ए कोइंसिडेंस। मैं भी अभी आपको ही फ़ोन करने वाला था और देखिए ना, आपका फ़ोन आ गया। अच्छा नक्श बेटा, तुम्हें अपने दादाजी की याद आ गई? अच्छा मज़ाक कर लेते हैं आप। दादाजी आपने मुझे फ़ोन किया है तो ज़रूर आपका ही कुछ काम होगा। वैसे भी मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट काम बताने वाला हूँ, इसलिए फ़ोन करने वाला था। तो ठीक है, काम की बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते वैसे भी तुम भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ की कुर्सी पर बैठने वाले हो, तो मैंने तुम्हारी एक
ख़ास आदमी से मीटिंग फिक्स की है। एड्रेस तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया है, तो तुम उससे कल मिल लेना। मुझे किसी को भी मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको भी मेरी 2 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली शर्त, आपको आज के आज मेरे लिए एक रेयर डायमंड नेकलेस का बंदोबस्त करना होगा, और दूसरी, मैं आपको वो व्हाट्सएप कर रहा हूँ। और हाँ, वो काम भी बेहद ख़ास है, जल्दी हो जाना चाहिए। नक्श पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा था और उसका एटीट्यूड सातवें आसमान पर था, जो यशवर्धन को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था। नक्श बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी डिमांड बढ़ती जा रही है? अभी तक तुमने भानुशाली ग्रुप ज्वाइन भी नहीं किया है। ज्वाइन करने के बाद पता नहीं क्या होगा। मेरी डिमांड बढ़ती जा रही है? कम ऑन दादाजी, कैसी बातें करते हैं? अगर आपने मुझे फ़ोन करके ऑफिस बुलाया, इज़ ऑलवेज गिवन। आखिर दादाजी मैं आपका ही तो खून हूँ, और मेरी डिमांड पूरी हो जानी चाहिए। हंसते हुए नक्श बोला, ये काम बेहद ख़ास है, व्हाट्सएप कर रहा हूँ, जस्ट गेट टू इट डन। तुम बहुत नक्श अपनी गलती का पूरा एहसास करवा रहा था, और शायद यशवर्धन उस एहसास में दबे हुए नजर आ रहे थे। फ़ोन रखते ही नक्श ने अपना मोबाइल चेक किया और देखा कि उसके व्हाट्सएप पर 3 मैसेज आए हुए हैं। एक उसके दादाजी का था और बाकी के दोनों उसकी बीवी अनिका के थे। अनिका ने उसे 10,000 रुपये भेजे थे और लिखा था, नक्श तुमने कपड़े लिए? मैंने बोला था कि हम फैमिली गैदरिंग में जा रहे हैं, प्लीज़ भिखारियों जैसे मत आना। दरअसल अनिका के घर में आज फैमिली डिनर पार्टी थी, और पिछली बार नक्श की वजह से काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था, इसलिए उसने नक्श को इस बार पहले ही पैसे भेज दिए थे, जिससे जावेरी खानदान और बाकी के गेस्ट के बीच नक्श को लेकर कोई बात ना हो, वरना चित्रा और अनिका को अपना मुंह बंद करना पड़ जाता है। अनिका बेबी, मुझे तुम्हारे पैसों की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मन ही मन सोचते हुए नक्श ने अपनी दूसरी शर्त को यशवर्धन तक पहुंचा दिया था, और नक्श ऑटो पकड़कर कहीं जाने वाला था, लेकिन वह कहाँ जाने वाला था? नक्श ने ऑटो की तरफ बोलते हुए बोला, भाई साहब, गोल्डन डोमेन सोसाइटी। गोल्डन डोमेन सोसाइटी सूरत की ही नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जरियस सोसाइटी में से एक थी, और इस सोसाइटी से पूरे सूरत की खूबसूरती को नापा जा सकता था। दरअसल यही वो जगह थी जहाँ नक्श के दादाजी ने आज उसकी एक ख़ास मीटिंग फिक्स की थी, लेकिन नक्श किससे मिलने जा रहा था, इस बात की तो उसको कोई जानकारी नहीं थी। उसने सोचा ही नहीं था कि जिस इंसान से वो मिलने आया है, वो कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा दर्पण भालूशाली था। ये जानकर नक्श अपने चाचा से बिना मिले ही लौट जाना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से बाहर से आवाज़ आई। उसके कान में एक आवाज़ सुनाई पड़ी, नक्श। यह नाम सुनते ही नक्श ने अपने कदम पीछे ले लिए। बार 2.5 साल पहले लगभग मिला था तुमसे, एंड आई मस्ट से, पहले से काफ़ी अच्छी और कॉन्फिडेंट लग रहे हो। अब क्योंकि दर्पण भानुशाली ने नक्श से बात करना कर दिया था, इसलिए नक्श किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। हालांकि नक्श ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था और अपने चाचा की शक्ल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। दर्पण काका, तामे मैं सीधे पॉइंट पर आऊँ ना, और बताओ भानुशाली ग्रुप को अब मेरी क्या ज़रूरत है? हाँ, फैमिली को अब मेरी क्या ज़रूरत है? अगर आपको लग रहा है कि आपकी बातों में आकर मैं भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में भूल जाऊंगा, उसका नया सीईओ बनने से मना कर दूंगा, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। कोई डाउट मत रखना। ये बोलते ही नक्श बहुत हंसने लगा और वहाँ से जाने लगा। तभी अचानक उसके सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। तब नक्श मुड़कर हंसने लगा और दर्पण भानुशाली से बोला, सो थियो दर्पण काका, शायद आप ये भूल रहे हैं, क्या आप मुझे ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते? क्योंकि अब भी खेतान एंटरप्राइजेज के शेयर्स मेरे नाम पर हैं। ये सुनते ही दर्पण भानुशाली के पसीने आ गए। शेयर्स तो आप जानते हैं ना, जो आपने दादाजी और पापा जी को लेने से मना किया था, और ये शेयर्स आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंस है और भानुशाली ग्रुप के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो दर्पण काका, अगर मुझे गलती से भी कुछ हो गया ना, तो जो कुछ भी आप चाहते हैं मुश्किल से ही नहीं मिल पाएगा, शायद कभी भी नहीं।
तो आप मुझे ज़्यादा परेशान करना छोड़ दीजिए। आइंदा मुझे रोकने की कोशिश मत करना। भानुशाली ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरे गुजरात में एक बड़ा नाम था और छोटे बड़ा हर बिजनेसमैन भानुशाली ग्रुप की सारी जानकारी थी। 4 साल पहले मार्केट में उन्हें कंपटीशन देने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि उस समय भानुशाली ग्रुप का CEO नक्श के पिता यानी जितिन भाई भानुशाली थे। जितिन भाई भानुशाली की बिजनेस की सारी ABCD पता थी और यही वजह थी कि उन्होंने एहसान एंटरप्राइजेज के 40% शेयर्स खरीद लिए। उन्हें पता था कि आगे का मार्केट कैसी करवट लेगा और वो उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते थे। लेकिन ये बात दर्पण भानुशाली और यशवर्धन भानुशाली को पसंद नहीं आई और बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों ने मिलकर जितिन भाई भानुशाली को भानुशाली ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जितिन भाई के जाने के बाद नक्श के चाचा यानी कि दर्पण भानुशाली ने भानुशाली ग्रुप के CEO की कुर्सी संभाल ली, लेकिन वह भानुशाली ग्रुप ऑफ कंपनी की कमान संभालने में बिल्कुल नाकामयाब हो गए, पूरी तरह से फेल हो गए। अब उन्हें डूबते हुए तिनके का सहारा चाहिए था और जब उन्हें पता चला कि जितिन भाई के खरीदे हुए शेयर उनके बाजार में तहलका मचा चुके हैं, तब भानुशाली खानदान को नक्श की याद आई। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि नक्श के अंदर ये पावरफुल चेंजेस क्यों और कैसे आ रहे हैं। जी हाँ, नक्श के दोनों हाथ घी में जो हैं और अब नक्श से कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता है। नक्श की बात सुनकर दर्पण एकदम शौक रह गए थे। उन्होंने सोचा था कि नक्श को केतन एंटरप्राइज के बारे में सब कुछ कैसे पता होगा। वो नक्श को कच्चा नींबू समझ रहे थे और नक्श निकला पका हुआ बादाम। अब उनके पास नक्श से उलझने के लिए कोई वजह नहीं थी। गोल्डन डोमेन सोसाइटी से बाहर आने के बाद जब नक्श ने अपना फ़ोन चेक किया तो उसके व्हाट्सएप पर उसके एक दोस्त का मैसेज था। अभी तू कहाँ रह गया है? आ रहा है ना आज पार्टी में? आखिर नक्श कहाँ जाने वाला था? नक्श के किस दोस्त की एंट्री होने वाली है? क्या नक्श आज जावेरी खानदान का फैमिली डिनर अटेंड नहीं करेगा? अगर नहीं तो उसके बाद अनिका और चित्रा का क्या रिएक्शन होगा? अगर हाँ तो उस डिनर पार्टी में क्या होगा? क्या यशवर्धन नक्श की रेयर डायमंड नेकलेस वाली बात की शर्त को पूरा करेंगे? नक्श की दूसरी शर्त का क्या होगा? नक्श की दूसरी शर्त क्या है? आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए PK एडिट की पार्ट 3 इंस्टा एम्पायर स्टोरी।